हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर जो हमने देखा था उसमें अकाउंटिंग कंसेप्ट्स वाले लेक्चर में मैंने क्या कर दिया था, लास्ट में मैंने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स करा दिए थे। एक था हमने कि एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में क्या फर्क होता है वो हमने सीखा था। और फिर जाके वहां से मैंने कोशिश कर दी थी, मैंने आपको समझा दिया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस को समझा था। फिर मैंने बोला था कि जो ये एक्सपेंस होते हैं इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस में लेते हैं डायरेक्टली। उस साल के जो रेवेन्यू होता है उसके साथ जो उस साल के जो एक्सपेंस होते हैं उनको मैच करते हैं बाय वर्च्यू ऑफ द मैचिंग कंसेप्ट, तो हमें उस पीरियड का प्रॉफिट निकलता है। फिर एक डाउट आता था कि ये जो हमने बाकी खर्चा किया था जिसको हमने एज एन एसेट लिया उसको हम कब पीएनएल में थे, तो मैचिंग कंसेप्ट मैंने बोला था कि उसको हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिक मैनर में पीएनएल में लेते हैं। हम देखते हैं कि जो वो रेवेन्यूज है, हमने बोला कैपिटल एक्सपेंडिचर, वहां पे हमने ये चीज बोली थी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा खर्चा होता है जिसका फायदा एक साल तक ही नहीं रहता है, एक साल से ज्यादा रहता है। तो जिस रेशियो में उसके फायदे होते हैं उसी रेशियो में उन एक्सपेंसेस को भी, उन एक्सपेंडिचर को, कैपिटल एक्सपेंडिचर के को उसी रेशो में हम उन सालों के पीएनएल में लेते हैं और उसको बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट। ये दो चीजें हमने लास्ट में पढ़ी थी। थ्योरेटिकली हमने समझने की कोशिश की थी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा कैसे कैसे पीएनएल में जाता है, और रेवेन्यू एक्सपेंसेस तो डायरेक्टली जाते हैं। तो एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट को निकालना, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को लेस करना, वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। और आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकी कुछ और एग्जांपल्स देंगे, जो टिपिकल एग्जांपल्स है जहां पे बच्चों को डाउट हो सकता है और उस पे इंस्टीट्यूट पूछ भी सकता है आपको। और एज अकाउंटिंग की नॉलेज के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम इन चीजों को समझ ले। अ, हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4 से, जिसका नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स। मैंने लास्ट लेक्चर में सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंस की बात की थी, जबकि इसी तरह से रिसीट्स भी हो सकती है, कैपिटल रिसीट्स भी और रेवेन्यू रिसीट्स भी। हमें निकालना होता है प्रॉफिट, तो वो होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, रेवेन्यू नेचर की मतलब हम बोलते हैं रिसीट्स भी माइनस रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस भी, तो हमें वहां से प्रॉफिट निकलता है उस साल का। इन कैपिटल रिसीट्स को क्या ट्रीटमेंट होता है, उनका क्या रहेगा, और कैपिटल पेमेंट्स क्या होती है, एसेट्स, उस सब चीज के बारे में हम कुछ एग्जांपल्स आज करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और उसमें आपको अकाउंटिंग की ऐसी ऐसी क्लैरिटी मिलेगी। मैं कहाँ से पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं कहीं और से नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, बल्कि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से पढ़ाने जाता हूँ। अभी तक देखा यूनिट 1 2 3 हमने कर दिया है। हालांकि मैंने आपको बोल दिया था कि यूनिट 1 2 3 जो इंस्टीट्यूट क्या होगा या आगे भी हो जाए, मैं थोड़ा सा डिवेट करूंगा, कुछ चीजें मैं छोड़ूंगा, कुछ चीजें एक्स्ट्रा पहले ही बोलूंगा। तो वो आपने मुझ पे छोड़ देना, बस आपको जो मैं करा रहा हूँ ना आपके बैच में, आपको अच्छे से देखना है, और अगर मैं कोई होमवर्क दूंगा वो आपको करना है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो तो ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है। तो बेसिक चीज जो मैंने आपको बोली थी, किसी भी एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो देखो उस एसेट के फायदे कैसे, मतलब उस एक्सपेंडिचर के फायदे क्या क्या है, कैसे है। तो सबसे पहले देखना, अगर उसका फायदा आपका एक साल से ज्यादा आ रहा है तो इट मीन्स वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर नहीं, अगर उसका फायदा एक साल में ही है तो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बेसिक डिफरेंशिएशन था, किसी भी खर्चे को ये देखने के लिए चाहिए एक्सपेंस है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसके बगैर भी कुछ क्राइटेरियाज है या कंसिडरेशन में हमें लेने पड़ेंगे जो हमें मदद करेंगे जानने में कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू। बहुत ही आसान है बट बात घुमा फिरा कर देखो, मैं एक साल बोल रहा हूँ क्योंकि हम अकाउंटिंग एक साल की लेते हैं, अकाउंटिंग पीरियड एक साल का लेते हैं। अदरवाइज जो करेक्ट वर्ड होता है वो होता है ऑपरेटिंग साइकिल, बट हम उस चीज में नहीं जा रहे हैं यहाँ पे। तो आप एक साल याद रखो। ठीक है, पहली बात है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस के लिए वो हमने जो बोला था, वो गुड्स जो होते हैं, तो जो आपकी गुड्स है दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस ना। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे इन्होंने इंस्टीट्यूट में एग्जाम्पल फर्नीचर की बात करेंगे। अगर मैं फर्नीचर का डीलर हूँ तो मेरे लिए फर्नीचर तो गुड्स है, तो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंस है ना। और वही बात अगर मैं कोई और काम करता हूँ, जैसे मेरा ऑफिस है तो मुझे फर्नीचर चाहिए वहां पे, तो फर्नीचर वहां पे मेरे लिए क्या रहा, वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा। क्योंकि उस फर्नीचर का फायदा मुझे एक साल तक ही नहीं रहेगा, एक साल से ज्यादा तक के रहेगा। रेकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंस, ये बोलते हैं वन ऑफ द क्राइटेरिया, अगर खर्चा बार बार हो रहा है तो रेवेन्यू नेचर का होता है, और अगर खर्चा वंस हो रहा है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। मैं ये बोल रहा हूँ, देखो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप अभी बच्चे हो, 12 से आ रहे हो, तो आपको लगता है कि
यार इंस्टीट्यूट में ये चीज़ दिखा तो ये चीज़ पढ़ो, बट एनीवेज़ इन सब का क्रक्स अगेन मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ है जो मैंने ऑलरेडी बता दी है। अगर उनका फ़ायदा, अगर उस खर्चे का फ़ायदा आपको 1 साल से ज़्यादा हो रहा है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसको आपने एसेट रखना है और मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से उसको नंबर ऑफ ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जिन-जिन सालों में इनका फ़ायदा है, जिस-जिस रेशियो में फ़ायदा है, उस रेशियो में उसका खर्चा जाएगा। ये बातें सारी घुमा-फिरा के उधर आ रही है, बट क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हो सकता है एग्ज़ाम में आपको ये चीज़ पूछा जाएगा, तो मैं आपको बोलूँगा पर्पज़ ऑफ एक्सपेंसेस ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, अगर नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए खर्चा है, मैं भी एग्ज़ाम्पल आपको दिखाई देता हूँ, तो वो आपका क्या बनेगा, रेवेन्यू एक्सपेंस बनेगा। और अगर वो आपका खर्चा जो है, जो ऑलरेडी एसेट है, उसकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी थी, उसको इनिशियल एफिशिएंसी जो थी या इनिशियल कैपेसिटी जो थी, उसको बढ़ाने के लिए है, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, तो वो खर्चा आपका क्या होगा, कैपिटल खर्चा हो जाएगा। या फोर्थ पॉइंट मेरा इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द बिज़नेस। अगर बिज़नेस की रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी उस खर्चे से बढ़ जाती है, तो आप उसको बोलते हो कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और अगर नहीं बढ़ती है तो आप उसको बोलते हैं कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है। नॉर्मली आ जाता है, जैसे सिनेमा हॉल था, ठीक है। तो आपने क्या किया, सिनेमा हॉल का, या आपका रेस्टोरेंट है, ठीक है। या मैं अपना कोचिंग सेंटर की बात देता हूँ, मैं आई एम नॉट हैविंग कोचिंग सेंटर, बट एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक कोचिंग सेंटर है, ठीक है। तो इट्स अ बिल्डिंग ऑलरेडी परचेज आउट दिया, ठीक है। तो मैंने इसमें ऐसी रिनोवेशन कर दी कि इससे सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा। पहले मेरा जो डेको इंटीरियर जो था, मतलब रूम्स इस तरह से बने हुए थे कि मेरे एक रूम में 30 बच्चे आते थे, ठीक है। तो अब मैंने इसको ऐसे रिनोवेट कर दिया कि अब मेरे मतलब जो इस क्लासरूम में 30 की जगह 50 बच्चे आ रहे हैं। तो क्या मेरी रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ गई? द आंसर इज यस। द रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी अगर बढ़ गई, तो आप तो बोलते हो बिल्डिंग तो ऑलरेडी परचेज थी, एसेट ऑलरेडी परचेज था, बट उसके बाद आपने इसको मेजर ओवरऑल कर दिया, मेजर एक्सपेंडिचर लगाया इस चीज से, जिसमें आपकी रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी जो बढ़ जाती है, तो आप बोलते हैं कि आपने जो खर्चा कर दिया, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ये आपका उसी साल के पीएनएल में जाएगा, बल्कि इसका फायदा आपको 1 साल से ज्यादा में मिलेगा, तो आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हो। और जितने सालों को आपको एक्सपेक्टेड है, उतने साल में आप उसको डेप्रिसिएट करते हो। समझ आई बात? तो आपने देखना है, अगर आपने प्रॉब्लम क्या होता है ना, आप बोलते हैं कि जैसे मैंने नया एसेट लाया, तो मैं नया एसेट को तो कैपिटलाइज करता हूँ। मैंने वही मैंने कोई भी एसेट लाया, ठीक है? और मैंने बिल्डिंग बना दी, तो यहाँ तक तो ठीक है। फिर आप बोलते हैं कि इसके रिपेयर या मेंटेनेंस करते हैं। आप बोलते हैं रिपेयर मेंटेनेंस से तो कोई रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी तो बढ़ती नहीं है। तो वो नॉर्मल वेयर एंड टियर जो होता है, उसको रिपेयर मेंटेनेंस करते हैं, तो वो पीएनएल में जाएगा, दैट इज़ एन एक्सपेंस। बट अगर आपने इसको ऊपर से एक और रूम बना दिया, तो आपने तो खर्चा कर दिया ना, तो आप उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं बोलोगे ना। आप तो उसको क्या बोलोगे, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द बिज़नेस, इंक्रीजिंग द रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी फ्रॉम दैट एसेट। तो तब आप उसको कैपिटलाइज करोगे। आई होप आपको थोड़ा-थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा। तो आपको देखना पड़ेगा, क्या इसका रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है? अगर बढ़ रहा है, तो आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है मटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट, वो हम किसी भी चीज़ में करते हैं कि हो सकता है कि वो अमाउंट इममटेरियल हो, कायदे से कैपिटलाइज़ होना चाहिए, बट अमाउंट बहुत छोटा है, तो आप उसको रेवेन्यू में ले सकते हो। जो मैं कैलकुलेटर का एग्जांपल दे देता हूँ, या आप स्टेशनरी परचेज़ करते हो, नो मैटर आप 3-4 हज़ार की स्टेशनरी परचेज़ करोगे और उसका वो आपको 1-2 साल तक चलेगी। छोटी बिज़नेस की बात करो, बट स्टिल आप उसको पीएनएल में ले लेते हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने लास्ट लेक्चर में ब्यूटीफुली अंडर से आपको करा दिया है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बेस में हमें देखना पड़ेगा कि हमारी अंडरस्टैंडिंग सही है कि नहीं। अगर आपको अगेन मैं बोल रहा हूँ कि आपने वो नहीं पढ़ा है, तो लास्ट लेक्चर जो है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का, वो प्लीज देखो। उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है आपको। मैंने करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उस सब से और मैचिंग का सारा घुमा के ना वो कोशिश करती थी समझाने की। बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। अब प्लीज वो देखो, अगर आपको ये चीजें अभी भी समझ नहीं आ रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, अगर आपको समझ आ गई है, तो हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ये आपको एग्जाम में आ सकता है, जो आपका अभी फाउंडेशन की बात कर रहा हूं मैं, तो आपको ये चीज आ सकता है। और अगर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चा ये लेक्चर देख रहा है, तो उसमें भी किसी तरीके से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहला पॉइंट क्या है, ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज्ड और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोल रहा है यहाँ पे, आपने क्या किया, सेकंड हैंड मशीनरी परचेज कर दी। यहाँ पे देखो आप बात, क्या सेकंड हैंड मशीनरी आपको ऑलरेडी है? द आंसर इज नो। आपने सेकंड हैंड मशीनरी परचेज कर दी। जब आपने सेकंड हैंड मशीनरी परचेज कर दी, तो वो आपका क्या है, एसेट है ना। जैसे ये फोन किसी का है, ये फोन, ठीक है, मैंने जब खरीदा बिजनेस के लिए, तो अगर ये सेकंड हैंड है, बट मेरे लिए तो ये नया एसेट है ना, तो मेरे लिए एसेट है। अब क्या है, ये तो मेरे लिए एसेट है, इसको मैं कैपिटलाइज करूंगा ही।
बट ये ना अभी ऑन नहीं हो रहा है, जिससे मैंने लिया था बोला ये यार इसकी बैटरी खराब हो गई थी, ठीक है। अब मैंने जब इसको लाया ना तो इट इज नॉट रेडी टू यूज, तो मुझे इसको क्या करना है, इसका बैटरी चेंज करना है, इसका अडाप्टर लेना है, और मुझे इसको 5-6 हज़ार का और खर्चा हो गया, और उसको मैंने 20 हज़ार दे दिए। तो मैं कैपिटलाइज कितने से करूंगा, 20 हज़ार से कि 25 हज़ार से? द आंसर इज 25 हज़ार, क्योंकि इस एसेट को अब मेरे लिए रेडी टू यूज होना था, मेरे बिजनेस के लिए रेडी टू यूज होने के लिए वो 5 हज़ार मैंडेटरी था। अगर वो 5 हज़ार नहीं करता तो मेरे लिए किसी काम का नहीं होता। तो मेरे लिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। अगर ये मेरा अपना मोबाइल है, जैसे जब मैंने लाया था नया ही था, तब बिजनेस में मैंने इसको 50 हज़ार का रखा था। अब आज की डेट में इसकी बैटरी नहीं चल रही, लिटरली नहीं चल रही है, तो मैं जा रहा हूँ बैटरी लगाने और मुझे 2,000 रुपए का खर्चा हो, तो मेरे लिए वो 2,000 क्या है, वो मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि अगर आपका अपना ही एसेट है और अब उसकी बैटरी ड्रेन आउट हो गई है ना, अब बैटरी कम हो रही है, अब इस पे तुम खर्चा करोगे बैटरी का, तो इसकी जो है, जो बैटरी लगाने से क्या होगा, आप बोलोगे सर पहले तो, अब तो आपका फोन तो जल्दी डाउन होता है, अब आपने बैटरी लगा दी और अब तो ये ज्यादा चार्ज हो रहा है, तो ये तो कैपिटल नहीं। देखना होता है कि जो आपकी इनिशियल रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी होती है, क्या उससे ज्यादा होगी, क्या इनिशियल एफिशिएंसी थी उससे ज्यादा होगी क्या? द आंसर इज नो। इनिशियल एफिशिएंसी जब मैंने नया लिया था कंपनी से, तब इसका जो बैकअप था, क्या अभी नया बैटरी लगाने से उससे ज्यादा बैकअप हो रहा है क्या? द आंसर इज नो। अगर ऐसा नहीं है तो रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। पर यहाँ पे क्या था, ये तो मैंने सेकंड हैंड लिया था, वो बोल रहा था यार इसमें 2-3 डिफेक्ट है तो ठीक करना पड़ेगा। ठीक करने में मुझे 5,000 लगे, तो मेरे लिए वो 5,000 भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसने जो बोला है, ओवरऑल एक्सपेंस ऑफ अ सेकंड हैंड मशीन परचेज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, द आंसर इज नो, इट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपको इसको आंसर भी लिखना है, तब जाओ आपको मार्क्स। अब देखना है तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपल्सरी था, 2-2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन, वो ऐसे ही आ जाएंगे। आपको आंसर भी पता है यस और नो, आपको रीजंस भी लिखने हैं। तो रीजन क्या बनेगा, ओवरऑल एक्सपेंस आर इनकर्ड टू पुट सेकंड हैंड मशीनरी इन द वर्किंग कंडीशन रेडी टू यूज एंड देयरफॉर इट शुड बी कैपिटलाइज्ड। दूसरी बात, मनी स्पेंट टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये भी तुम्हें कंफ्यूजिंग लगेगा, बट अगेन ये फॉल्स है। क्या बोलता है, आपने खर्चा कर दिया, ऐसा खर्चा जिसकी वजह से आपके जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो कम हो जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, इट मीन्स आपने अब फिक्स्ड एसेट्स में ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दिया कि आपकी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाए, या आपने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ले ली जिसकी वजह से आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस कम हो गए। तो आप देखोगे इसके जो एंड्यूरिंग बेनिफिट्स है वो 1 साल से ज्यादा होंगे। ये खर्चा करने से आपके जो फायदे हो इसी साल तो नहीं हो जाएंगे, आने वाले सालों की खर्चे कम हो जाएंगे। या तो आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ गई ना इससे, जब आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ गई तो वो क्या बनेगा, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब क्या हो गया, प्रैक्टिकली तो समझाने की कोशिश करता हूँ। आप समझ लो आपकी एक फैक्ट्री है और उसका मतलब जो अभी डिजाइन वो इस तरह है कि मतलब एक एक यूनिट से मतलब चीज निकलती है कट के, फिर जाके उधर लेबर होती है और लेबर लेके उसको दूसरे यूनिट में लेती है और यूनिट में उसका फर्दर प्रोसेसिंग होता है, फिर वहां से आके लेबर उसको थर्ड में होता है। तुमने इधर ना, यहाँ पे आप लेबर को जो तुम्हें वेजेस देनी होती है या एम्प्लॉयज को सैलरी देनी होती है, तुमने इसको ऑटोमेट कर दिया। अब तुमने ऐसी मशीन लगा दी कि ऑटोमेटिकली वो निकल के उससे ट्रॉली से जाके उधर पहुंच जाता है। फिर उसमें तुम देखते हो ना यूट्यूब पे कि डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्ट्रीज में कैसे कैसे प्रोडक्शन होती है, वो सिगरेट्स कैसे बनते हैं, चॉकलेट कैसे, कहाँ कहाँ पे उन्होंने ऑटोमेशन की होती है। उस ऑटोमेशन की वजह से अब क्या हुआ, तुम्हारे जो सैलरी एंड वेजेस कम हो गए, तो वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ गई। तो तुम क्या बोलोगे, इस मशीनरी पे या ये टेक्नोलॉजी लेने पे जो तुमने खर्चा किया वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मेरे लिए विकास का तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम होने वाला है, वो तो एक ही साल के कम होने वाले नहीं ना, वो तो आने वाले हर साल के लिए कम होने वाले। तो ये जो आपने खर्चा कर दिया, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप आपको समझ आ रहा है। थर्ड फी, लीगल फी टू एक्वायर प्रॉपर्टी इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या ये सही है गलत है? बिल्कुल सही है। आपको एक प्रॉपर्टी लेनी है, ठीक है, वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके लिए आपको लीगल फी देनी पड़ी, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक एसेट को रेडी टू यूज तक जितने भी खर्चे हो जाते हैं ना, वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। तो द थर्ड पार्ट इज करेक्ट। उसके बाद फोर्थ पार्ट, अमाउंट स्पेंट एज लॉयर्स फी, वकील साहब को आपने फीस दे दी, किसके लिए, टू डिफेंड ए स्यू, एक केस किया गया था आप पे, तो आपने उसको डिफेंड किया अगेन इज द फर्म्स फैक्ट्री साइट, फर्म की जो फैक्ट्री साइट की बिलोंगिंग टू द प्लेंटिफ, जिसने केस कर दिया उसको प्लेंटिफ बोलते हैं। उसने क्या कर दिया, या उसने आप ने क्या कर दिया, उस आग एक बंदे ने आपको आपकी फैक्ट्री पे केस कर दिया कि आपकी जो फैक्ट्री साइट है ना वो उसकी जमीन में आती है, तो आपने उसको डिफेंड करने के लिए वकील को फेस कर दी। एक कैपिटल एसेट को मेंटेन, दैट इज जस्ट मेंटेनेंस ऑफ एन एसेट ना, तो उसको एसेट इज ऑलरेडी इन योर बुक्स, अब क्या हुआ, उसको बचाने के लिए आपने क्या कर दिया,
वकील को फीस दे दी, तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि एसेट में इसकी वजह से कोई ऑपरेशनल एफिशिएंसी तो नहीं बढ़ी, कोई रेवेन्यू जनरेटिंग पोटेंशियल तो नहीं बढ़ा, इट्स जस्ट द मेंटेनेंस ऑफ दैट एसेट। तो ये बिल्कुल गलत है कि ये कहना कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो आपने देखना नहीं है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए खर्चा है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, उस खर्चे का फायदा तुम्हें देखना क्या है। अगर उसका फायदा 1 साल से ज़्यादा हो रहा है या उससे रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, जो ऊपर हमने पढ़ा था, वो क्राइटेरिया के हिसाब से तुम बोल सकते हो कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसके बाद 5th पॉइंट, अमाउंट स्पेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट्स ऑफ ए मशीन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल गलत बोल रहा है। आपकी मशीनरी है, द आंसर इज यस। उसमें क्या हो गया, वो खराब हो गया, कुछ चलती है ना मशीनरी, चलते चलते खराब होती है, तो क्या फिर आप उसको बोलोगे कि अब आपने ठीक कर दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, वो रिपेयर से बेटर। आपने जब सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपको आसान से समझ आएगा, आपने गाड़ी लाई, तो जो आपने कार लाई वो क्या है आपकी, दैट इज योर कैपिटल एसेट। तो आपने कार अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। बाद में क्या हुआ, कार का टायर पंचर हो गया, तो कुछ चीज़ें हो गई, माइनर सा एक्सीडेंट हो गया या कुछ बेरिंग टूट गई, तुम्हें ठीक करना पड़ा, एक्सीलेटर अच्छे से नहीं कर रहा था, एक्सीलेटर मतलब वो था, मतलब गार्ड था काइंड ऑफ, तो तुम्हें उसको ठीक करना पड़ा, पता चला बेरिंग टूट गई थी, तो 7-8 हज़ार का खर्चा लगा। तो तुम बोलोगे कि अब इसकी तो एफिशिएंसी बढ़ गई, नहीं, जो इनिशियल एफिशिएंसी थी उससे अच्छी तो नहीं बढ़ी ना, ये तो वर्न आउट पार्ट्स थे जो रिप्लेस करने थे, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा है, वो आप एसेट को कैपिटलाइज नहीं करते हो, बल्कि वो आप पीएनएल में लेते हो, आप एंट्री करते हो। आप कार अकाउंट डेबिट, जब वो कार पे नेक्स्ट ईयर 7,000 लगे या सर्विस में 10,000 लगे, तो आप उसको कार अकाउंट डेबिट नहीं करते हो 10,000, बल्कि वो तो हर साल का खर्चा है, तो आप उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस या करके डेबिट करके टू कैश कर लेते हो। तो इसका ये कहना कि इज ए कैपिटल एक्सपेंस, ये बिल्कुल गलत है। Question number 6, expense incurred on the repair and whitewashing for the first time on purchase of an old building are revenue expenditure। Again एक गलत बोल रहा है उल्लू का पट्टा। ओल्ड बिल्डिंग जब तुमने परचेज कर दी, तो दैट्स फर्स्ट टाइम तुमने परचेज करते थे, उस वक्त जितने भी खर्चे तुमने कर दिए उसको रेडी टू यूज के लिए, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, तो 6th इसने गलत बोला है। 7th, एक्सपेंस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा हॉल इज अ कैपिटल। बिल्कुल सही। सिनेमा आपने स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, अगर आप लाइसेंस लोगे तो आप सिनेमा नहीं चलाओगे, तो वो लाइसेंस फी भी आप कैपिटलाइज करोगे। Question number 8, amount spent for the construction of temporary huts which were necessary for the construction of the cinema house and were demolished when the cinema was ready is capital expenditure। ये भी बिल्कुल सही है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिनेमा बनाना है, तो सिनेमा आपके लिए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही, तो वहाँ से आपका रेवेन्यू सब कुछ आ जाएगा, तो सिनेमा को, बट सिनेमा बनाने के लिए ज़रूरी था आप छोटी-छोटी टेम्परेरी हट्स बनाओगे, उसके बाद फिर वंस सिनेमा बन जाएगा तो आप उसको डिमोलिश करोगे। तो वो हट्स बनाना ज़रूरी था ताकि आप सिनेमा बनाओगे, अगर आप वो हट्स नहीं बनाते तो सिनेमा नहीं बन जाता। तो हट्स नहीं रहेंगे, बट हट्स के लिए जितना भी खर्चा आपको हो गया, वो आप क्या करोगे, वो आप उस सिनेमा का जो बिल्डिंग होगा, उसका कैपिटल उसकी एसेट में ऐड हो जाएगी। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है बड़ी-बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में, आपको छोटी-छोटी चीज़ें बनानी पड़ती है। आपको एक स्टोर बनाना पड़ता है जिसमें आप रखोगे रॉ मटेरियल वो सब कुछ, तो वो भी आप उस बिल्डिंग की कॉस्ट के साथ करोगे, उसको आप पीएनएल में नहीं लोगे, क्योंकि आप उस स्टोर को नहीं बनाते, उन छोटे-छोटे हट्स को नहीं बनाते, आप उस मेन एसेट को नहीं बना पाते, तो वो भी कैपिटल, तो आप बोलोगे कि वो डिमोलिश हो रहा है, वो खत्म हो रहा है, बट उस एसेट को बनाने के लिए वो ज़रूरी था, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो लास्ट वाला पार्ट इज़ बिल्कुल राइट। आई होप आपको समझ आ रहा है और आप एन्जॉय कर रहे हो। इसी तरीके से आप इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो है वो भी कर देना। इससे में आपका यही है कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बाइफरकेशन है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो है इस डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे दिया है, आप नोट भी कर सकते हो, 9711374943 मेरा फाउंडेशन का ग्रुप है। आप मुझे बोलोगे कि सर ग्रुप में ऐड कर दो, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और जो डाउट्स है आप ग्रुप में पूछ सकते हो। ये वाले 1 2 3 4 5 आप मैं आपको होमवर्क रख रहा हूँ, ये आप कर लेना, बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है? इसी तरीके से कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट होती है, ठीक है? एक्सपेंडिचर तो आपको समझ, रेवेन्यू रिसीट क्या है? आपने सेल ऑफ गुड्स कर दी, दिस इज रेवेन्यू रिसीट। आपको क्या है, अदर ऑपरेटिंग इनकम, आपको इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है? आपके बैंक में पैसा है, वहां से इंटरेस्ट मिला, दैट इज रेवेन्यू रिसीट, वो डायरेक्टली पीएनएल में जाता है। और कभी कभी आपको क्या होता है, कैपिटल रिसीट होती है, आपका जो धंधा करने का पर्पज होता है वो होता है सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज, है ना? और उसमें एंसिलरी थोड़ा सा इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज रेवेन्यू नेचर। बट कभी कभी आप क्या होता है, आप जो फिक्स्ड एसेट, आप फिक्स्ड एसेट को बेचते हो, वहां से जो पैसा आया उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट। आपका मकसद नहीं होता है कि आप फिक्स्ड एसेट को बेचोगे, बट अगर आपको कभी बेचना पड़ा फिक्स्ड एसेट को,
वहां से जो पैसा आया उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि रेवेन्यू रिसीट को आप तो डायरेक्टली पीएनएल में लेते हो, बट कैपिटल रिसीट्स को आप डायरेक्टली पीएनएल में नहीं लेते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ आप कैपिटल रिसीट्स को कैसे पीएनएल में लेते हो। मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करके आपको वैसे दिखाने की कोशिश करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड का यूज करूंगा। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ किस तरह से आप रेवेन्यू रिसीट्स को कैपिटल रिसीट्स को पीएनएल में लेते हो। ठीक है, आप देखो जैसे आपके पास एक एसेट था 50,000 का, मतलब उसकी बैलेंस शीट में वैल्यू 50,000 की थी, और सपोज ये सेकंड हैंड गाड़ी, मतलब आपके पास गाड़ी थी, उसकी अब डब्ल्यूडीवी रिटर्न डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू जिसको बोलते हैं 50,000 थी, आपने इसको सेल कर दिया 65,000 पे। आपकी जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू थी बुक्स में वो 50,000 की। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे करते हैं, देखो इसकी एंट्री, ये सेल तो है नहीं, सेल ऑफ गुड नहीं है तो सेल्स नहीं करके आपके पास एसेट जो है इन ये कार आ रहा है आपका बैलेंस शीट में, कार। अब इस कार को बेचा आपने तो कार एसेट है, एसेट जब जाएगा तो क्या करेंगे, इट्स अ रियल अकाउंट, तो रूल क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आप एंट्री करते हो टू एसेट, एसेट को बेचोगे, एसेट निकल गया, कितने का एसेट था सर, एसेट तो 50,000 का है, और आपको पैसा कितना मिला सर, हमें पैसा मिला कैश अकाउंट डेबिट, ये अभी करेंगे जनरल, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो घबराना नहीं। कैश अकाउंट डेबिट, सर हमारे पास कैश है 65,000 और एसेट गया हमारा 50,000, वहां पे हमें प्रॉफिट हुआ कितना 15,000, तो इनका प्रॉफिट हम आसानी से साथ साथ निकालते हैं, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार, और ये 15,000 का प्रॉफिट फिर हम पीएनएल में लेते हैं। तो यहाँ पे समझ आया आपको कि जो रेवेन्यू जो कैपिटल रिसीट्स होते हैं उनको कैसे हम लेते हैं। तो हमारा जो एसेट है वो चला जाएगा, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट तो एसेट अकाउंट, जितने में एसेट आपकी बुक्स में थी, जितने का एसेट आप बुक्स में था वो एसेट पूरा का पूरा चला गया, तो एसेट उतने से लेस हो जाएगा आपकी बुक से। फिर आपको कंपेयर करना है कैश जो आया वाइजा जो एसेट चला गया, वहां से डिफरेंस आपका प्रॉफिट लॉस होगा, उस प्रॉफिट लॉस होगा उसको हम पीएनएल में लेते हैं। बट जहां पे रेवेन्यू नेचर के गुड्स हो गए, सेल ऑफ गुड्स से सेल ऑफ सर्विस जो आएगा वो ग्रॉस में चला जाता है। आपकी गुड्स अगर 10,000, आपका 10 मतलब 1,000 का जीन्स है, कॉस्ट ऑफ द गुड जीन, एंड यू सेल इट फॉर 1,500, यू टेक 1,500 एज अ सेल परचेज, आप फिर राइट लेफ्ट साइड से लेते हो पीएनएल में, और तब जाके फिर आपका जीपी आता है, फिर खर्चे लेस करते हो। कहने का मतलब है रेवेन्यू रिसीट जो पूरी पीएनएल में जाती है, और कैपिटल रिसीट सिर्फ जो नेट इफेक्ट होता है उनका एसेट्स में से, एसेट को लेस करके कैश और उसमें से जो डिफरेंस होगा वो पीएनएल में जाता है। ठीक है, तो अब हम वापस आते हैं, आई होप आपको कैपिटल और उसका समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल है इलिस्ट्रेशन 3, ये मैं आपको दिखा दूंगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड्स पिक्चर्स लिमिटेड कंस्ट्रक्ट सिनेमा हाउस, एक मूवी पिक्चर्स लिमिटेड कंपनी गुड्स लिमिटेड, उसने क्या किया, सिनेमा हाउस कंस्ट्रक्ट कर दिया है, एंड इनकर्स द फॉलोइंग एक्सपेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंडिंग, तो ये पहला साल है, इस तो इसने खर्चे कर दिया, तो तुम्हें बोलना है कि क्या करना पड़ा है उसको। ठीक है, सेकंड हैंड फर्नीचर वर्थ 9,000 परचेज, तो इसने क्या किया, जब सिनेमा बना दिया तो अब इसको फर्नीचर चाहिए था, इसने किसी से सेकंड हैंड फर्नीचर परचेज कर, कोई दिक्कत नहीं, मेरे लिए तो नया है, तो उसने उसमें कितने में 9,000 में परचेज कर दिया, उसके रिपेयरिंग में उसको 1,000 रुपए का कॉस्ट लगा, तो मैं क्या बोलूंगा, एंड द फर्नीचर वाज इंस्टॉल्ड बाय ओन पर्सन, वेजेस फॉर बीइंग इज 200। ठीक है, अब मुझे बता दो, आप मुझे बता दो, तो मुझे क्या हुआ, मुझे 9,000 का तो वो पड़ा ही पड़ा, फिर मुझे 1,000 रुपया रिपेयरिंग में लगा उसमें, तो मेरे लिए रेडी टू यूज के लिए कितना लगा, 9,000 भी लगा, 1,000 भी लगा, हो गया 10,000, और 200 जो वेजेस लगे इंस्टॉलेशन में तो वो भी लगा, तो मेरे लिए जो है खर्चा टोटल कितना हुआ, 9 और एक 10,000, 10,200, तो टोटल कॉस्ट इज 10,200, क्योंकि रेडी टू यूज के लिए जितने भी खर्चे लगेंगे एक एसेट को वो होते हैं कैपिटलाइज, वो होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद जो खर्चे लगेंगे, सपोज अगले साल इसमें कुछ टूट गया, फिर मुझे मजदूर लाना पड़ा, कारपेंटर लाना पड़ा, वो पीएनएल में जाएगा वो वाला खर्चा, बट इनिशियली जितना भी खर्चा हो जाएगा उसके लिए वो आप एज एन एसेट ट्रीट करोगे। और क्या हुआ, एक्सपेंस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा वर्थ 20,000, तो 20,000 का जो आपका लाइसेंस के लिए होगा वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर द सिनेमा कंपनी वाज फाइनेंड 1,000, अब आपके रूल्स को कंट्रीब्यूट करने के लिए थाउजेंड्स हो गए, तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, एंड रिन्यूअल ऑफ 2,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर आल्सो पेड, आपने आप 2,000 का खर्चा, आपकी जो लाइसेंस के रिन्यूअल फी है वो अगले साल के लिए आपने अभी दे दी, तो ये अगले साल का पीएनएल में जाना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंस अगले साल का है बट आपने
अभी से दे दिया रिन्यूअल फी भी, तो वो तो रिन्यूअल फी तो अगले साल की थी, इस साल तो आपने लाइसेंस ले लिया, अगले साल को रिन्यू करना है तो रिन्यूअल फी अगले साल की आनी चाहिए, आपने अभी 2000 दिए, तो क्रक्स हुआ जो 20,000 है वो तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और जो 1000 रुपए का फाइन लगा वो तो पीएनएल में जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि उसका कोई फायदा अगले साल आने वाला नहीं है, वो इसी साल का खर्चा है, इसी पीरियड का खर्चा है, वो इसी साल में जाएगा। 2000 अगले साल का खर्चा है तो वो आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस है, तो आपका पीएनएल में जाएगा 1000 रुपया, एसेट में बैलेंस शीट में जाएगा 20,000 एज एन एसेट, और 2000 जाएगा एज ए प्रीपेड एक्सपेंस, और अगले साल वो प्रीपेड एक्सपेंस क्या बनेगा, खर्चा बनेगा फिर, ठीक है, तो अगले साल फिर एंट्री करेंगे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस। फायर इंश्योरेंस 1000 वाज पेड ऑन 1 अक्टूबर 2019, आपने 1 अक्टूबर 2019 को एक साल के लिए फायर इंश्योरेंस कर दिया 1000 रुपया, अगर आपने 19 में अक्टूबर में कर दिया, इट मींस अक्टूबर से लेकर कब तक 30 अक्टूबर 2020, और आपकी बैलेंस शीट कब बनी 31 मार्च, इट मींस 6 महीने का खर्चा इस साल का, 6 महीने का खर्चा आज अगले साल का, तो इस साल का खर्चा जाएगा 500, और प्रीपेड एक्सपेंस जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस जाएगा 500। फोर्थ पॉइंट, टेम्पररी हट्स वर कंस्ट्रक्टेड कॉस्टिंग 1200, दे वर नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन सिनेमा, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। दो डिमोलिश का कोई फायदा नहीं, वो भी आपको पीएनएल में ही, वो आपको भी कैपिटलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से आप इलिस्ट्रेशन नंबर 4 भी कर देना, इलिस्ट्रेशन नंबर 5 भी कर देना, इलिस्ट्रेशन नंबर 6 भी कर देना। चलो इलिस्ट्रेशन नंबर 6 में बताता हूँ। Are the following expenses capital in nature? Mrs. ABC and Company, Miss ABC and Company रन ए रेस्टोरेंट, वो क्या करते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं। दे रिनोवेट सम ऑफ द ओल्ड केबिन्स, बिकॉज ऑफ द रिनोवेशन सम स्पेस वाज मेड फ्री एंड नंबर ऑफ इंक्रीजमेंट। यहाँ पे अब क्या होगा, आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ गई, आपकी रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ गई, और आपको 20,000 का खर्चा करने से पहले आपके जहां 10 बंदे बैठते थे, अब 13 नंबर बंदे बैठेंगे, जैसे मैंने ट्यूशन का एग्जाम, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। Mrs. New Delhi Financial sold certain goods on installment payment basis. 5 customers did not pay installment to recover such outstanding. The punishment that's all legal expenses. तो आपने क्या कर दिया, आपने गुड्स जिस तरह से बेच दिए इंस्टॉलमेंट पेमेंट बेसिस पे, और उसमें इंटरेस्ट भी रहता है जो भी है, तो 5 कस्टमर ने पे नहीं कर दिया, आपने उसके लिए लीगल फी ले ली, तो वहां पे क्या है, वो तो रेवेन्यू एक्सपेंचर कैटेगरी, इससे कोई एसेट वजूद में नहीं आ रहा है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंचर है, ठीक है। Barlow and Company purchased a machinery from Shan Company for 10,000 50,000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन, आपने मशीनरी परचेज कर दी किसी से, और 40,000 ट्रांसपोर्टेशन लगे, तो रेडी टू यूज तक, अपनी फैक्ट्री तक, रेडी टू यूज तक जितने भी खर्च हुए वो कैपिटल होते हैं, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो आप ये सारी चीजें कर देना। और यहाँ पे कुछ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये भी आप कर देना, ये भी एग्जाम में आ सकते हैं, स्पेशली अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बच्चा देखना चाह रहा है तो वो भी इसको कर सकता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये एक पार्ट जो हमारा था ये कंप्लीट हो गया। एक बार एक दूसरी स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ। ये कंप्लीट हो गया, तो अब ऐसा करते हैं, आप एक मैं एक नई स्क्रीन खोल देता हूँ जिसमें मुझे लगेगा कि क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। तो आपका जो है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने डिसाइड कर दिया। अब एक और टॉपिक है जिसका नाम है कंटीजेंट एसेट एंड कंटीजेंट लाइबिलिटीज, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये छोटे छोटे टॉपिक्स है जो आपके इसमें रखे हैं, तो इनको हम डिस्कस करेंगे, कंटीजेंट एसेट एंड कंटीजेंट लाइबिलिटीज। एसेट और लाइबिलिटी आपको अच्छे से समझ आया। एसेट आर द प्रॉपर्टीज विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस, लाइबिलिटीज वो सारी चीजें जो बिजनेस ने पे करनी होती है। अब है कंटिजेंट एसेट और कंटिजेंट लाइबिलिटी। अब रहा बात कंटिजेंट का मतलब क्या होता है। कंटिजेंट का मतलब क्या है कि वो बनेगा कि नहीं बनेगा वो फ्यूचर में डिसाइड होगा, अभी डिसाइड नहीं, उसको बोलते हैं कंटिजेंसी। कंटिजेंसी एक ऐसी चीज होती है जिसका सर्टन होना फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड होता है। जैसे हमारे पास कोइन होती, अब हेड आएगा टेल आएगा तो कंटिजेंसी है, तो जब तक नीचे नहीं पड़ेगा तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ये हेड है या टेल है। इसी तरीके से कंटिजेंट एसेट मतलब मीन्स एक पॉसिबल एसेट है
जो बन सकता है एसेट, मगर कब पता चलेगा? फ्यूचर में कोई इवेंट हुआ तब हमें पता चलेगा ये हमारा एसेट बनेगा कि या नहीं बनेगा। इसी तरह से कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है? एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन है which has arisen from the past events, बट हमें तब पता चलेगा जब फ्यूचर में वो इवेंट होगा कि या नहीं होगा। तो अभी वो लायबिलिटी नहीं है। जैसे मैं आपको बोलूंगा क्रेडिटर से मैंने माल परचेज कर दिया, तो कैश परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। नाउ द अमाउंट यू पे, यू ओ टू द क्रेडिटर इज द लायबिलिटी, इसमें कोई डाउट नहीं, उसको लायबिलिटी बोलते हैं। फिर कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है? आपके खिलाफ किसी ने केस कर दिया, आपके खिलाफ किसी ने केस कर दिया, अब आपको उन्हें पैसे देने पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, ये डिपेंड करेगा जो उस केस का नतीजा आएगा। अगर वो केस का नतीजा आपके फेवर में आएगा तो आपकी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी, बट अगर वो आपके अगेंस्ट आया तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो उसको बोलेंगे कंटिजेंट लायबिलिटी। एग्जाम्पल, आप बिजनेस करते हो, आपने जीएसटी का जो है, आपको जब भी सेल करोगे तो आपको जीएसटी चार्ज करना है। सपोज आपने जीएसटी चार्ज नहीं किया है, जो भी है, तो आपको क्या हुआ है, आपको जीएसटी डिपार्टमेंट से क्या आया, नोटिस आ गया डिपार्टमेंट से कि हमने पता चला कि आपकी इतनी सेल हुई है जिस पे आपने जीएसटी पे करना था, आपने जीएसटी पे नहीं किया है, तो आपको उन्होंने डिमांड निकाली। अब ये क्या है, अब आप केस करने जाओगे इस पे। अगर केस के बाद पता चला कि नहीं भाई आपको वाकई डिमांड देनी है, तो ये आपके क्या बनेगी, कंटिजेंट लायबिलिटी। इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि ये जमीन हमारी है, इस पे किसी और ने कब्जा कर दिया और आपने इस पे क्या कर दिया, केस कर दिया, और आपको अगर लगेगा हम जीतेंगे, तो ये आपका क्या रहेगा, कंटिजेंट एसेट। आई होप आपको समझ आया होगा कंटिजेंट एसेट क्या है, कंटिजेंट लायबिलिटी। आपको किसी ने केस कर दिया और आपको लग रहा है कि पैसे देने पड़ेंगे, फ्यूचर में नुकसान हो जाएगा, पैसे देना पड़ेंगे, तो आपको कंटिजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। और अगर आपको आपका फायदा लग रहा है किसी और चीज में, तो वो आपका कंटिजेंट एसेट होता है। रही बात जहां तक अकाउंटिंग की बात है, उसके लिए AS 29 है, प्रोविजंस, कंटीजेंट एसेट्स एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों रखे जाते हैं? जहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, वहाँ पे एस पिक्चर में आते हैं, वो बोलते हैं कि इन चीज़ों को कैसे करना है, ताकि अकाउंटिंग में जो हमने पढ़ा था यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए, वो उस तरीके से आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि जो कंटीजेंट एसेट है, हम उनकी अकाउंटिंग नहीं करते। क्यों? हमारे पास प्रिंस कंसर परसों हमने पढ़ा था कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या बोलता है? एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स, प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। अगर आपको लग रहा है कि हम वो केस जीत सकते हैं और हमारा एसेट बनेगा, हम फिर भी उसको एसेट में रिकॉग्नाइज करेंगे नहीं करेंगे जब तक हम केस नहीं जीते। क्यों? एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स, प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। ठीक है, इसको हम फाइनेंस स्टेटमेंट में कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। जो बोर्ड रिपोर्ट होती है उसमें हम बोलते हैं कि ऐसे ऐसे चीजें हैं, अदरवाइज इनकी कोई अकाउंटिंग हम नहीं करते। कंडीशनल लायबिलिटी मैंने आपको बता दिया, आपको याद रखना है कि एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, बट कंफर्म तभी होगी जब वो इवेंट हो जाएगा, जब जज साहब फैसला सुनाएंगे तब पता चलेगा कि हमें देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। या दूसरी चीज में क्या होगा, जरूरी नहीं है कि केस ही हो। बैंक के केस में क्या होता है, बैंक गारंटीज देता है लोगों के ब्याह पे, कस्टमर के ब्याह पे। तो वो क्या होता है, जैसे एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट खोलते हैं, तो उसमें बैंक बोलता है, एक सेलर को बोलता है कि यार तू इस बायर को माल दे दे, अगर ये पैसे नहीं देगा तो हम पैसे देंगे। तो जब तक वो बायर पैसे नहीं देगा, तब तक वो लायबिलिटी क्या रहेगी, कंटीजेंट लायबिलिटी। जब उसके पास पैसे देने की बात आएगी, अगर वो दिया तो वेरी गुड, अगर वो नहीं दिया तो वो बैंक की लायबिलिटी बनेगी, तो उसको हम कंटीजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, और कंटीजेंट लायबिलिटीज में क्या होता है कि अगर नॉर्मली हम नहीं दिखाते उसको बैलेंस शीट में, बट अगर हमें लग रहा है कि मतलब इसका मतलब लाइक्लीहुड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हम हारने वाले और हमारी लायबिलिटी बनने वाली, तो हम उसका प्रोविजन करते हैं। क्या करते हैं? प्रोविजन करते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट करते हैं, प्रोविजन फॉर, है ना, बैड डेट करते हैं हम। ये सारी चीज़ होता है, और हमें लग रहा है कि अगर हम केस हारने वाले, तो फिर अगर उसका लाइक्लीहुड बहुत ज़्यादा होता है, 50% से ज़्यादा होता है, और हम अमाउंट भी मेजर कर सकते हैं, तो हम उसका फिर प्रोविजन करते हैं। ठीक है, पर कंटीजेंट लायबिलिटी उससे थोड़ा सा नीचे वाला स्टेज आता है, जब अभी हमें पता नहीं होता है। क्योंकि अगर हमें एस्टिमेट पता करता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, ये चीज़। और कंटीजेंट लायबिलिटी और लायबिलिटी का आपको बहुत क्लियरली फर्क आया होगा। लायबिलिटी में आपको श्योर शॉर्ट अमाउंट भी पता होता है, और 100% चांस होता है कि हमें पे करना होता है, बट कंटीजेंट लायबिलिटी में श्योरिटी अभी नहीं होती है। और कंडीशनल लायबिलिटी और प्रोविजन में मैंने आपको भी यहाँ पे बताना है, आपको प्रोविजन और कंडीशनल लायबिलिटी में क्या फर्क है। ये आपको ज्यादा, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना,
कंटीजेंट लायबिलिटी में लाइक्लीहुड जो होती है वो ज़्यादा नहीं होती, 50% से ज़्यादा नहीं होते, या अगर 50% से ज़्यादा होती है, आप अमाउंट एस्टिमेट नहीं कर पाते हो कि कितना अमाउंट होता है। जहाँ आपका चांसेस भी ज़्यादा होता है और आप अमाउंट भी मेजर कर सकते हो विद सफिशिएंट डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, वो आपका प्रोविजन कहलाता है, ठीक है? और ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। प्रोविजन और कंटीजेंट भी लायबिलिटी में फर्क, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट की चीज है नहीं आपके लिए, फिर भी। फोर्थ पॉइंट, इफ द मैनेजमेंट एस्टिमेट दैट इट इज प्रोबेबल दैट सेटलमेंट ऑब्लिगेशन विल रिजल्ट इन द आउटफ्लो, इट रिकॉर्ड्स द प्रोविजन इन द बैलेंस शीट। However, if the management estimate that it is less likely that the economic benefit will outflow from the settlement, it discloses the provision liability। मतलब जब आपको likelihood ज्यादा होती है, तो फिर आपको क्या करते हो, उसका प्रोविजन करते हो। Example, let's take an example to understand the distinction between the provisions and contingent liabilities. The central excise officer impose a penalty on Alpha for violation of provision of Central Excise Act। उन्होंने क्या किया, सेंट्रल एक्साइज एक्ट ने कि आपको, उनको लगा कि आपने वायलेशन कर दिया, तो उनने आपको क्या कर दिया, पेनल्टी लगा दी। अब कंपनी अपील में जा रही है, अगर मैनेजमेंट को लग रहा है कि भाई नहीं, केस तो हम हारने वाले हैं, तो वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, उसका प्रोविजन करेंगे। और अगर उनको लग रहा है नहीं नहीं नहीं, शायद हम बच जाएंगे, शायद हम बच जाएंगे, तो उसकी कोई प्रोविजनिंग नहीं करेंगे, तब तो वो क्या करते हैं, सिर्फ कंटीजेंट लायबिलिटी दिखाते हैं, ठीक है? तो इसके भी क्वेश्चंस आपने करने हैं, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट ये वाला चैप्टर आपके लिए नहीं है। तो आज हमने 4 चीजें पढ़ी। एक आपने पढ़ा कि 6 चीजें हमने आज के लेक्चर में पढ़ी। एक हमने पढ़ा स्टार्टिंग विद द कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, कंटीजेंट एसेट और कंटीजेंट लायबिलिटी। तो आप लोगों ने ये दोनों टॉपिक्स पढ़ने हैं घर में, और जितने भी क्वेश्चन है करने हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आएगा तो आप ग्रुप में पूछ लेना। कल हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है? तो कल के लेक्चर में मिलते हैं।